तो चलिए अब जिक्र महाअवतार नरसिम्हा का। ये भारत की वो ऐतिहासिक एनिमेटेड फिल्म बन गई है जिसने भारत में एनिमेशन की दुनिया में नया विस्तार दिया है। ये एनिमेशन फिल्म बेहद कम बजट में तैयार की गई है, लेकिन इस फिल्म में कमाई के मामले में जो धमाल मचाया है उसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर की जुबानी कि जब वो इस फिल्म को बना रहे थे तब उनके सामने फिल्म की सक्सेस को लेकर कितना बड़ा रिस्क था और किस विश्वास के सहारे उन्होंने ये फिल्म बनाई। महाअवतार नरसिम्हा की वर्ल्ड वाइड कामयाबी बता रही है कि कम बजट में भी कैसे एक शानदार क्रिएटिविटी, एक शानदार शाहकार गढ़ा जा सकता है। जिस देश में ज्यादातर एनिमेशन फिल्मों को बच्चों के लायक ही समझा जाता है, वहां इस फिल्म ने उस सोच को बदल कर रख दिया है। हालांकि इस एनिमेटेड फिल्म में कुछ वायलेंस जरूर है, मगर फिल्म किसी भी उम्र के इंसान के लिए एंटरटेनिंग है। समझ लीजिए कि महाअवतार नरसिम्हा ने सिनेमा का क्राफ्ट ही बदल कर रख दिया है। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास पर आधारित इस एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तो तहलका मचाया हुआ है। अभी तक आई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये लो बजट फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल हो गई है। फिल्म की मार्केटिंग के साथ महज 40 करोड़ का बजट और काम करने की लगन, बस यही तो था फिल्म के निर्देशक अश्विन के पास, जिसके बूते महाअवतार नरसिम्हा न केवल देश विदेश में सफलता के झंडे गाड़ रही है, बल्कि न्यू कमर क्रिएटर्स के लिए एक मिसाल भी कायम कर रही है। पैन इंडिया फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को बनाने में काफी समय लग गया। खुद अश्विन कुमार भी कहते हैं कि इस फिल्म को पर्दे पर उतारना इतना आसान नहीं था। उन्हें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल, यहाँ तक कि घर तक गिरवी रखना पड़ा। यानी अश्विन ने अपना सब कुछ इस फिल्म के लिए दांव पर लगा दिया। हालांकि फिल्म चलेगी या नहीं, इसको लेकर किसी भी शक शुबह को खुद के विश्वास से दूर ही रखा। For me, it was always do or do. Die was not an option. Die was never an option, and that's the way I've lived my life. When I'm in, I'm all in, and if I'm all in, I'm out there to just get it done. There is no, because then if I start bringing in doubt, and yes, did things get heavy? Did it weigh me down? It did, but my faith again and again got instilled with the divine presence of Narasimha Bhagwan, always protecting me. I've always felt protected. He's walking with me, listening to us right now as we speak, right? And he's very sweet for his devotees. He'll protect them. He'll go to any extent to protect them. And I've always felt protected with him. So that was never the issue. नरसिम्हा की सक्सेस के लिए अपना सब कुछ झोंकने वाले अश्विन कुमार ने खास तौर से नए कंटेंट क्रिएटर्स को सलाह दी है कि लो बजट फिल्म भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, दर्शकों के बीच कमाल दिखा सकती है, बशर्ते आपके अंदर काम करने का जुनून हो। Whoever the creator is, suppose you are a creator, you can pick up your phone and start shooting a film. Whatever you have, you can do an outstanding job if you wish it to be an outstanding job. Nobody can stop you. The only thing that can stop you is yourself. That's the message that I want to give the new creators also. जाहिर है बिजनेस के लिहाज से नित नए रिकॉर्ड बना रही एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का जब आगाज हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा कि वो सुनामी में भी तब्दील हो जाएगी। फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते पिछले हफ्ते के मुकाबले बेहद शानदार हो रही है। फिलहाल तो अश्विन कुमार महाअवतार नरसिम्हा की ऐतिहासिक कामयाबी से बेहद खुश हैं, इस लिहाज से भी कि वो ऑडियंस को इस फिल्म के जरिए एक जुदा और ग्रैंड एनिमेशन का एक्सपीरियंस देने में सफल रहे। आज साल 2025 की माइथोलॉजिकल फिल्म महाअवतार नरसिम्हा हर उम्र वर्ग की फेवरेट बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात जश्न आज़ादी की करते हैं, जिसकी चमक अभी से दिखाई देने लगी है, जिसकी धमक देश के कोने कोने में अभी से नजर आ रही है। आज़ादी का ये त्यौहार इस बार इसीलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आज़ादी का ये जश्न और भी स्पेशल हो जाता है। बिल्कुल, तो चलिए आपको लिए चलते हैं जम्मू के उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर बीएसएफ के जवान दिन रात सरहद की हिफाजत में जुटे हुए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बाद किस तरीके की बड़े स्तर पर तैयारी है। बीएसएफ के जवानों की इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उसमें मौजूदगी आपको दिखा रहे हैं और सीधे आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं यहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की हरकतें अभी भी चल रही हैं। कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ किया गया है जहां पर ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और बीएसएफ के जवानों को आप देखिए कि किस तरीके से 24/7 यहां पर मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे में बीएसएफ को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम इलाकों पर बीएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, चाहे वो जम्मू हो, इसके साथ साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात बॉर्डर पर भी इसी तरीके की तैयारी की गई है। तैयारी ऐसी कि बीएसएफ के जवानों का जिस तरीके से शौर्य देख करके पाकिस्तान उस दौरान बौखला गया था और उसके बाद उसने अलग अलग तरीके की कार्रवाई की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की तरफ से, इसके साथ साथ बीएसएफ ने किया था, करीब 100 से ज्यादा पोस्ट को यहां से कुछ ही दूरी पर जो आपको पिलर दिखाई पड़ रहा है उसमें साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान की इसके पीछे पोस्ट मौजूद है, जिसको कि बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। तो इस तरीके की तैयारी बीएसएफ की अब भी है और बड़े स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी तरीके से यहां पर घुसपैठ न हो। इसके लिए बड़ी कार्रवाई जो है बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं और यहां तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से बीएसएफ जो है अलग अलग जगहों पर निगहबानी इस वक्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर फेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है उसमें साफ तरीके से किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो, इसके लिए बाकायदे यहां 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से यहां पर प्रवाहित किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पर नदी और नाले हैं उन तमाम जगहों पर बड़े स्तर पर जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हैं उनको लगाया गया, जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। तो बीएसएफ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सरहदों की निगहबानी यहां पर इन तमाम इलाकों में किया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की पाकिस्तान की अगर नापाक चाल उस तरफ से चली जाती है तो उस पर रोक लगाई जा सके। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और आपको यहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सरहद पर इस वक्त महिला कमांडो हैं जो कि ये निगहबानी कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से जो ये पूरी फेंसिंग है, इस फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान बैठा हुआ है जहां से खतरा भारी है। इसको ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सांबा सेक्टर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और सीमा के उस पार पाकिस्तान का शकरगढ़ है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान यहां से बड़े स्तर पर फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा किया गया, ड्रोन के जरिए हमले किए गए, लेकिन बीएसएफ ने यहां जो सामने की पोस्ट है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। आप देखिए कि यहां किस तरीके से जो बीएसएफ की K9 टीम है वो भी मौजूद है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि K9 के साथ साथ जो BDDS टीम है बीएसएफ की वो भी इन तमाम इलाकों में रहती है, जिसका सीधा मकसद है कि किसी भी तरीके से अगर कोई खतरा इस पूरे इलाके में आता है तो उससे निपटा जाए। दरअसल जो शकरगढ़ है वहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन हब बना रखा है और वहां से अटैक करने की कोशिश उसके द्वारा किया जाता है। साथ ही घुसपैठ भी बड़े स्तर पर इस इलाके से की जाती है। यही वजह है कि इन तमाम इलाकों में 24 घंटे निगहबानी की जा रही है और इसका सीधा मकसद यह है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की ढील न हो, क्योंकि 15 अगस्त जिस समय हो रहा है उसी समय ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है और इन तमाम इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ का जो ट्रूप्स है उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। फेंसिंग जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर की वो फेंसिंग है, आप सीधे तस्वीरों में वहां पर देख सकते हैं कि इसमें 440 बोल्ट की रात के वक्त जब भी कोई यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो इस दौरान यहां पर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी भी चलाई जाती है, जिससे कि इसमें घुसपैठ न हो पाए। तो ये तमाम चीजों का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है और इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अगर किसी भी तरीके की चाल चलता है तो उसको रोकने का प्रयास भारत की यहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष झा के साथ जितेंद्र सिंह।
हमारे देश भारत की बात निराली है। जो कोई भी यहाँ आता है यहाँ का होकर रह जाता है और देश की कई यूनिवर्सिटीज़ में विदेशी छात्र पढ़ने के लिए भी आते हैं। पढ़ाई के दौरान वो यहाँ के खान पान, यहाँ की संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में कई विदेशी छात्र इसी की बानगी हैं। और देखिए, यहाँ सूडान, केन्या और नाइजीरिया के छात्र बेहद मन से हिंदी गीत गाते हैं। कुछ छात्र देशभक्ति के गीत भी गाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं विदेशी छात्रों के उस ग्रुप से जिनकी जुबान हिंदी गानों की मिठास खोलती है। भारत की मिट्टी ही कुछ ऐसी है, यहाँ जो कोई भी आता है ये मिट्टी उसे अपने रंग में रंग ही लेती है। मेरे साथ शारदा यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि विदेशी हैं, लेकिन आज वो आपके लिए गाना गाएंगे, ना सिर्फ बॉलीवुड का बल्कि एक देशभक्ति का सॉन्ग। मेरे साथ मैथियस हैं जो कि केन्या से हैं, आदिल हैं जो कि सूडान से हैं और सोफिया हैं जो कि नाइजीरिया से हैं। उनके साथ सुब्रो में हमारे साथ में हैं जो कि गिटार पर उनका साथ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब पढ़ाई करते करते इन्होंने यहाँ का कल्चर अपनाया है, यहाँ की भाषा अपनाई है। तो शुरू करते हैं कि वो गाना कौन सा है। हम माँ तुझे सलाम करें। शुरू करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। इसकी शुरुआत कैसे हुई मैथिस? आप हिंदी जानते हैं, मैं जानता हूँ, तो कैसे शुरू किया कि बॉलीवुड गाना है इस तरह के गाने के लिए? तो मैं इंडिया में 10 साल के लिए रह रहा हूँ, तो बचपन से ही बॉलीवुड पेट्रियोटिक गाना, हिंदी वाले गाना तो बचपन से गा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता था तो सीख लिया। कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं आप? हम शारदा के बैंड और म्यूज़िक क्लब के साथ यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, रुड़की, कानपुर और IIT IIT कानपुर और IIT खड़गपुर में भी परफॉर्म किया था, IIT दिल्ली में भी। कैसा लगता है इंडिया? ये तो मेरा दूसरे घर है, तो ये मेरा ही घर है। हिंदी को समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, खाना भी बहुत पसंद आता है, तो घर हो गया मेरा। सबसे प्यारी चीज़ यहाँ की क्या लगती है? व्हाट यू लव मोस्ट अबाउट हियर? खाना बोल सकता हूँ तो खाना और जो इतने ज़्यादा भाषा है इंडिया में, इस बहुत पसंद आता है। हाँ। कैन ऑल्सो स्पीक इन हिंदी? या। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक इंडिया में? वेल, मैं इससे भी ज़्यादा इंडिया में भर चुकी हूँ। I've been here for 14 years. या तो मैं 2 साल से इंडिया में थी, मुंबई में बड़ी हुई थी, और I'll just say इसके लिए इसकी सेकंड घर है, मेरे लिए पहला घर है। ये खूबसूरती है हमारे कल्चर की, हमारे देश की, जो हम आज़ादी के दिन जिसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ हम लोग, हमारे देश में जो आकर तमाम तरह की शिक्षा ले रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो भी अब इसी मिट्टी में रचते बसते दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। और देखिए, कान्हा के स्वागत के लिए शहर शहर गांव गांव में तैयारियां की जा रही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के रंगों में पूरा देश अभी से रंगाया है। जम्मू का उधमपुर हो, कान्हा की जन्मस्थली मथुरा हो या फिर राजकोट हो, कृष्ण जन्माष्टमी की ये तस्वीरें इस त्योहार के उमंग और उल्लास को दर्शा रही हैं। उधमपुर में रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई खूबसूरत झांकियां निकाली गई, और वहीं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की तस्वीर तो जन्माष्टमी के दौरान बेहद निराली होती ही है। पूरे शहर को सजाया जाता है, संवारा जाता है। इसके अलावा राजकोट में भी जन्माष्टमी महोत्सव के तहत कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। छोटे छोटे बच्चे भी कान्हा, राधा समेत कई रूपों में नजर आए।
कृष्ण जन्माष्टमी भक्ति, रोशनी और उल्लास से जगमगाया मथुरा से दिल्ली तक का हर कोना। भक्ति, प्रेम और उल्लास का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी अब बस कुछ ही दिन दूर है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है। मथुरा, वृंदावन से लेकर दिल्ली तक हर गली, हर मंदिर श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर हो गया है। मंदिरों में रोशनी की जगमगाहट है, बाजारों में रौनक है और हर भक्त अपने लाडले कान्हा के स्वागत में जुटा है। मुकुट खरीद रहे हैं, माले खरीद रहे हैं, कि पोशाक खरीदा जा रहा है, उनका सिंहासन पे बिछाने वाला कपड़ा, बिस्तर सारे खरीदे जा रहे हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मनाते हैं इसको, प्रसाद बनाते हैं, फिर रात में जन्माष्टमी की वो प्रोग्राम रखते हैं, हम लोग वहाँ पे कीर्तन करते हैं। जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया वो नगरी मथुरा आज फिर से उसी उल्लास में डूबी नजर आ रही है। मंदिरों से लेकर गलियों तक सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की खुशबू और कान्हा के भजनों से हर कोना गूंज उठा है। कोई माँ बनकर माखन बना रही है तो कोई बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र तैयार कर रही है। जन्माष्टमी का इंतजार कर रहे भक्त पूरी श्रद्धा और उल्लास से तैयारियों में लगे हैं। आरती करते हैं, कृष्ण जी के कपड़े खरीदते हैं, उनके गहने खरीदते हैं, उनकी पोशाकें लेते हैं, झूले लेते हैं, सिंहासन लेते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, उनका प्रसाद बनाते हैं। राजधानी दिल्ली भी इस पावन पर्व को भव्यता के साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की झलक अभी से दिखाई दे रही है। वहीं जन्माष्टमी की तिथि को लेकर इस बार भी लोगों में भ्रम है कि 15 अगस्त को मनाएं या फिर 16 अगस्त को। इस पर्व पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत ने स्पष्ट किया है। लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि जन्माष्टमी का त्योहार 15 अगस्त को मनाएं या 16 अगस्त को मनाएं। इसका मूल कारण स्रोत और स्मार्त का भेद है। जो लोग वेद पुराण श्रुतियों को मानते हैं उनको स्मार्त बोलते हैं और गृहस्थियों के लिए 15 अगस्त को ही मनाना जो है श्रेष्ठ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। इस बार ये संयोग 15 और 16 अगस्त दोनों में बन रहा है। मथुरा की गलियों से लेकर दिल्ली के मंदिरों तक कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्रेम का एक भव्य संगम है। इस पावन अवसर पर हर भक्त श्री कृष्ण को अपने जीवन में महसूस करता है, कभी बाल गोपाल के रूप में तो कभी जीवन के सारथी के रूप में। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें आज रात आसमान में एक अद्भुत उल्का वर्षा होने वाली है। जी हाँ, इस उल्का वर्षा से आसमान में रोशनी की दर्जनों लकीरें दिखाई देंगी। और देखिए, अगर आसमान साफ रहा तो इस उल्का वर्षा से पूरा आकाश रोशन हो जाएगा। ये उल्का वर्षा हर साल होती है और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। आज की रात आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा। उल्का पिंडों की बारिश से रोशन हो जाएगा पूरा आकाश। हर साल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखने वाला परसिड मीटियोर शावर आज की रात अपने चरम पर होगा। अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को हर साल इस खगोलीय घटना का इंतजार रहता है। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के करीब से होकर गुजरते हैं तो आसमान में सैकड़ों चमकते हुए फायरबॉल दिखने लगते हैं। इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए तमाम लोग रात के वक्त टकटकी लगाए आसमान की तरफ देखते रहते हैं। परसिड मीटियोर शावर असल में स्विफ्ट टटल धूमकेतु के पीछे छोड़े गए मलबे की वजह से होता है। स्विफ्ट टटल धूमकेतु 133 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है। ये धूमकेतु अंतरिक्ष में अपना मलबा छोड़ जाता है।
पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए जब इस धूमकेतु के मलबे से गुजरती है तो पृथ्वी का वातावरण इससे टकराता है। इस टक्कर की वजह से आसमान में चमकीली रोशनी पैदा होती है। नासा के मुताबिक पर्सिड मीटियोर शावर साल की सबसे लोकप्रिय उल्का वर्षा है। पर्सिड मीटियोर शावर की शुरुआत 17 जुलाई से हो गई थी और ये 24 अगस्त तक चलेगी, लेकिन इसका पीक टाइम आज रात ही होने वाला है। खास बात यह है कि इस दौरान बृहस्पति और शुक्र ग्रह भी तारों के बीच चमकते हुए दिखेंगे। हालांकि पर्सिड मीटियोर शावर को देखने के लिए आसमान का साफ होना जरूरी है। बादलों की आवाजाही के बीच इस मीटियोर शावर को देखना मुश्किल हो जाता है। नासा के मुताबिक इस साल चंद्रमा की तेज रोशनी की वजह से इस मीटियोर शावर में कम उल्कापिंड दिख सकते हैं। सामान्य स्थिति में आसमान में हर घंटे 40 से 50 उल्कापिंड दिखते हैं, लेकिन इस बार ये घटकर 10 से 20 उल्का प्रति घंटे तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वो दिन दूर नहीं जब लोग हाइड्रोजन ट्रेन का सफर करेंगे। भारतीय रेल ने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन तैयार किया है और अब इस ट्रेन का ट्रायल होने ही वाला है। इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल के नाम से कहा जा रहा है। जब ये ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी सेवाएं देने लगेगी तो भारत की पेट्रोलियम आयात में थोड़ी राहत तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। 25 जुलाई को भारत में पहली बार रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच की सफल टेस्टिंग की थी और अब रेलवे ने देशी संसाधनों से पहला हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर लिया है। इसे नाम दिया गया है नमो ग्रीन रेल। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में तैयार इस ट्रेन का अब रेलवे के रिसर्च आर्म रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में इसका ऑसिलेशन ट्रायल होगा। ऑसिलेशन ट्रायल का मतलब होता है किसी रेलगाड़ी या ट्रेन की स्थिरता और सुरक्षा का परीक्षण करना जब वो पटरी पर चल रही हो। ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि ट्रेन अपनी गति में स्थिर रहे और पटरी से उतरने या पलटने का खतरा न हो। हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन पर नमो ग्रीन रेल लिखा गया है, मतलब कि हाइड्रोजन ट्रेन को इसी नाम से जाना जाएगा। अब आपको इस ट्रेन की खासियत बताते हैं। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं, जिनमें 2 इंजन हैं। इंजनों को आगे और पीछे लगाया गया है। इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल नाम दिया गया। ICF ने इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए डिजाइन किया है। दरअसल इस ट्रेन को बनाने में 1600 हॉर्स पावर के 2 डीजल इंजनों को 1200 हॉर्स पावर के हाइड्रोजन इंजन में बदला गया है। इन इंजनों में हाइड्रोजन फ्यूलिंग के लिए हरियाणा के जिंद में फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। वहां ही करीब 3000 किलो हाइड्रोजन के स्टोरेज की भी व्यवस्था है। इस ट्रेन में एक बार में करीब 1200 पैसेंजर्स यात्रा कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच किया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन में उतना ही वजन रखकर दौड़ाया जाएगा जितने वजन के पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे। वजन डालने के लिए प्लास्टिक के पीपे में मेटल पाउडर डालकर 50-50 किलो वजन का बनाया गया है। इस ट्रेन में जो आगे और पीछे एक पावर कार बनाया गया है, उनमें 220 किलो हाइड्रोजन के स्टोर करने की क्षमता होगी। इन पावर कार में हाइड्रोजन सेल विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिलेंडरों में 350 बार प्रेशर पर भरा जाएगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा होती है और इसमें सिर्फ पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इसे पर्यावरण के लिए बहुत ही साफ और प्रदूषण मुक्त बनाती है। रेल ऑपरेशन में हाइड्रोजन को उपलब्ध फ्यूल में से सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इससे जीरो इमिशन होता है, जबकि जीवाश्म ईंधन के बर्न होने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि वातावरण के लिए घातक है। हाइड्रोजन ट्रेन के कोच का बाहरी और भीतरी डिजाइन बेहद आधुनिक और आकर्षक है, जो वंदे भारत ट्रेन जैसा दिखता है। केबिन पूरी तरह से डिजिटल और कंप्यूटराइज है। इसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं। ये किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा दिखता है। हालांकि रेल मंत्री द्वारा शेयर वीडियो में सिर्फ ड्राइविंग कोच दिखाया गया है, लेकिन ये तय है कि जब पूरी ट्रेन बनेगी तो इसके यात्री कोच भी काफी आरामदायक और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। दुनिया में जर्मनी ने सबसे पहले 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। उसके बाद फ्रांस ने यह कारनामा किया था। स्वीडन और चीन ने भी हाइड्रोजन ट्रेन बना ली हैं। अब भारत 5वां देश बन गया है जो ये शानदार उपलब्धि हासिल करने जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। महानगरीय जीवन के भागदौड़ में जहां लोगों को खुद के लिए समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है, वहां कुछ समय निकालकर समाज के लिए कुछ करना वाकई प्रेरणा देता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले प्रिंस उन्हीं लोगों में से एक हैं जो शिक्षा के जरिए गरीब बच्चों को आगे बढ़ने की नई उम्मीदें दे रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कितने बच्चे रोज आते हैं हाथों पर ऐसे? सब बच्चे को राइट डाउन करो। किसी के पास कलर है बैग में? न बिल्डिंग है, न कमरे हैं और न ही बैठने के लिए टेबल कुर्सी है। बस सड़क का किनारा है और डिवाइडर का सहारा है। किसने तिरंगा बनाया, जरा उठा के दिखाओ मुझे। लेकिन इन बच्चों की आंखों में बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि चैलेंजर्स पाठशाला के जरिए उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का भरोसा मिल रहा है। ये ताकत मिल रही है कि प्रिंस सर के जरिए खुले छत के नीचे मिल रही इस शिक्षा से वो कामयाबी की नई उड़ान भरने में सफल होंगे। मेरी उम्र 12 है। 12 साल की हो, जब 7 साल से यहाँ पर आ रही हो। हाँ। ठीक है, जब आती थी तब क्या आता था? तब तो कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था। अब क्या क्या आता है? अब तो बहुत कुछ आता है। स्कूल में एडमिशन हो गया? स्कूल में एडमिशन हो गया। कब से आ रही हो आप यहाँ? 7 साल से। 7 साल से आप क्लास में आ रही हो। तो जब आई थी तब कुछ आता था पढ़ाई लिखाई में? यस सर, आता था। अब क्या क्या आता है? अब बहुत कुछ आता है, जैसे मैं भी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। लक्ष्मी कब से आ रही हो यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आ रही हो। उम्र कितनी तुम्हारी? 11। 11 साल की हो। तो स्कूल जाती हो अब? हाँ। किस क्लास में हो? 5th। प्रिंस सर की इस चलती फिरती पाठशाला में पढ़ने आए ये बच्चे आसपास काम करने वाले मजदूरों के हैं। भले ही इनके घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जिद है अपने जीवन को बेहतर करने की। और प्रिंस शर्मा शिक्षा के जरिए उनके जीवन में उम्मीदों का रंग भर रहे हैं। तो वो बच्चे हैं जो कि दैनिक चीज़ों से, जो हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो उन बच्चों तक हम वहाँ पहुँचते हैं और हम लोग ऐसे स्लम्स को टारगेट करते हैं जो कि जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। और पिछले लगभग हम लोग 8 साल से अधिक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस पाठशाला को शुरू करने के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है, जो 2017 में सुकमा में हुए नक्सली हमले से जुड़ा है। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर एक बड़ा नक्सली हमला होता है। इस हमले में 24 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इस हमले को देखकर नोएडा में बैठा एक 18 साल का युवा ये प्रेरणा लेता है, ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो इन शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाने देगा और वो कुछ ऐसा करेगा कि वो खुद बहुत सारे सैनिक तैयार कर पाए। इसके लिए वो चुनता है नोएडा की छोटी छोटी झुग्गियों के छोटे छोटे बच्चों को और उनको पढ़ाने का काम शुरू करता है। महज 18 साल की उम्र में एक बच्चे को पढ़ाने से शुरुआत हुई। आज प्रिंस और उनके साथी हर रोज नोएडा की 5 लोकेशन पर 475 बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़े रहें, लगातार उनका एडमिशन्स कराएं और डेफिनेटली वो बच्चे हमारे आर्मी में या डिफरेंट जो भी इसके प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ जाएंगे और वो वीर बन के उभरेंगे। तैयारी आप ही लोग करवाएंगे? बिल्कुल, हम उनकी तैयारी करा भी रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो कि लगातार बच्चे जो ऐसे हैं जो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, कराटे, उनको डेली उनकी जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, तो तैयारी ऐसी चीज़ें चल रही है। प्रिंस और उनका चैलेंजर्स ग्रुप ये समझता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चों का भला नहीं होने वाला है। ऐसे में बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देने की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि मकसद साफ है, बच्चों को सैनिक की तरह तैयार करना। आने वाले वक्त में यहाँ पर हर सीट पर बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे और उन्हें सिखाया जाए कि लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप कैसे काम करता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए शायद एक स्मार्टफोन भी बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब वो लैपटॉप को देखेंगे, उससे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो वाकई वो उनका एक अलग अनुभव होगा। साफ है, जिन तक जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची, प्रिंस और उनका ग्रुप उन बच्चों तक लगातार पहुंच रहा है।
ये एक बेहतर शुरुआत है। और इन सब चीज़ों के बीच ये बात याद रखने की, ये वो बच्चे हैं जो कल को जाकर इनको सैनिक बनना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस ग्रुप का यही है कि वो इन बच्चों को एक सैनिक की तरह तैयार करें, उन्हें इस तरह तैयार करें कि वो फौज के एग्ज़ाम देकर उन्हें क्लियर करके देश की सेवा कर पाएँ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।